थर्ड क्लास. Is my screen visible, people? Thank you. Right. So last time हमने पढ़ा था vicarious liability. So vicarious liability was one liability. तो जिसमें कि आप तो अब जाते हो, आपके साथ आपका master भी जाता है. If there is a certain type of relationship between the two, like a master servant or a partners relationship or a principal agent relationship, then we study about no fault liability. No fault liability मतलब आपकी गलती भी नहीं है, तब भी completely liability आपकी है. So it has two parts, strict liability and absolute liability. So absolute में आपको कोई भी exceptions नहीं होता है, strict liability में आपके पास फिर भी exceptions होते हैं. And another difference was absolute liability applies to enterprises only and not on individuals. However, strict liability, it can be applied to both, right? Now, there were three essentials to strict liability or absolute or no fault liability to arise, and they were, but they are rather dangerous thing. मतलब नॉन नेचुरल यूज ऑफ प्लांट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जंगली जानवर रख लो तो आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट इट शुड नॉट एस्केप, राइट? इट शुड नॉट एस्केप योर प्रेमाइसेस. एंड एस्केप करने के बाद अगर एस्केप कर भी गया तो वो किसी को हार्म जब तक नहीं पहुंचाएगा तब तक भी कोई इशू नहीं है. तो एस्केप करेगा तो पॉसिबिलिटी है हार्म करने की, राइट? देन देयर इज, और एस्केप कर गई वो डेंजरस चीज आपकी प्रॉपर्टी से टू अनदर प्रॉपर्टी एंड हार्म कर गई. सो इट यू विल a liability, a tortious liability will arise. Now then we study about negligence. Okay, so negligence is one of the tortious liability. जो negligence is disregard, यानी आपकी responsibility है towards the world, towards the safety of the world, towards the safety of others property, towards you know people's body. तो वो एक negligence, अगर आप वो responsibility को नहीं निभाते हो, राइट, तो उसको negligence बोलते हैं. अच्छा, negligence में मैंने आपको एक thoughts में बताया था कि what is important is what is not important is the intention. However, मोटिव इन्वॉल्व हो सकता है ना. इंटेंशन और मोटिव का डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है बिल्कुल भी, है ना, एंड आई वांट टू फीड माय ब्रदर्स और सिस्टर्स, सपोज मेरे छोटे भाई बहन है, मुझे उन्हें फीड करना है. सो मैं उनको फीड करना चाहती हूँ, दैट इज माई मोटिव. हाउएवर, इफ आई फीड देम थ्रू स्टीलिंग, कि कहीं से पैसे चुरा लिए या किसी दुकान में से खाना चुरा लिया, that chori is the intention, right? So motive is not necessarily bad. तो कभी कभी मोटिव आपका अच्छा होता भी है, कभी कभी के मोटिव कैन बी गुड ऑल्सो, राइट? तो बस ये कि आपने रास्ता गलत चुना, राइट? सो मोटिव भी इसमें मैंने आपको बताया था कि मोटिव कैन बी इन्वॉल्व हियर, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चंस आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ यू. सो कि किसी ने पूछा था, आई थिंक इट वाज सिद्धि, मोटिव का भी इसमें नहीं होना चाहिए. सो मोटिव एंड इंटेंशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो चोरी किया इज द इंटेंशन कि चोरी करना है मुझे, दैट इज द इंटेंशन. हाउएवर द मोटिव बिहाइंड द चोरी इज व्हाट टू फीड, राइट? सो मोटिव इज नॉट रॉन्ग. Here also I gave you that example where you accidentally or you by mistake took your friend's लैपटॉप थिंकिंग इट वाज योर्स. तो आपको ध्यान नहीं था, आपको लगा कि आप ही का लैपटॉप है एंड आप ले गए उसको उठा के. सो द मोटिव बिहाइंड दिस, आप उसके पीछे का मोटिव देख सकते हो कि इसके पीछे का मोटिव आप ले सकते हो, क्योंकि मोटिव तो मुझे बस अपना लैपटॉप लेके जाना था, ऐसा कोई गलत मोटिव नहीं था. तो इन दिस सिचुएशन आप बच जाओगे, क्योंकि आपका मोटिव वो लोग देख लेंगे कि मोटिव चुराने का था क्या, कि उसका लैपटॉप चोरी करके लेके जाने के, लाइक, तो वो नहीं होगा. तो कभी कभी मोटिव कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, लाइक इन दिस केस, राइट? सो मोटिव एंड इंटेंशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होता है यहाँ पे, राइट? कि आपका, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट कि जैसे गाड़ी कोई ओवर स्पीड करके ले जा रहा है, ठीक है, सो उसका मोटिव हो सकता है दैट मे बी हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट एट होम एंड उसको लेबर पेन हो रहा है एंड शी हैज टू रीच एट होम एट टाइम और बिफोर टाइम, इससे पहले कि कुछ हो ना जाए, राइट? सो उसके पीछे का
मोटिव उसका सही है, however the intention that I would overspeed, मैं overspeed करके लेके जाता हूँ, तो intention is not taken into account. However defense के टाइप पे उसका motive की अगर मैं नहीं पहुंचता तो my wife was in labor, something could have happened to her health or my baby's health, right? So here motive can be taken into account, but intention no, cannot. So that is how motive is taken into account. So coming to negligence, uh, negligence can be executed by three different types. So it is non-feasance, misfeasance, and malfeasance. Non-feasance is when you owed a duty but you did not perform your duty. For example, that lifeguard thing, right? So lifeguard है और वो स्विमिंग पूल में डूबते हुए बच्चों को नहीं बचा रहा है. So he has a duty, right, to save that child or save anybody who is using that particular swimming pool, but he did not, right? So he is not performing his duty. So non-performance of duty is called non-feasance. Now misfeasance is you're performing your duty but you did it wrong. Okay, so जैसे डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं लेकिन वो सर्जरी उनसे गलत होगी. सर्जरी होता ना, ऐसे केसेस आते हैं कि सीजर्स छूट गई अंदर, है ना. कुछ कुछ किसी केस में तो एक फोन छूट गया था. आई एम नॉट श्योर वो सच में था कि नहीं था, बट ऐसा था कि किसी केस में वो फोन छूट गया था पेट को, समथिंग लाइक दैट. तो कुछ फनी ही था. So this is also negligence because you're putting a person's life in danger by doing that. So you have to be very 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 careful. तो आपने इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई की, not to do a negligence or play with people's lives. So then is malfeasance. Malfeasance का मतलब आपने काम ही इलीगल किया हुआ है, चोरी करना, नेग्लिजेंस करना, ट्रेस पास करना और डेफेमेशन करना. So the काम ही गलत है, right? Now, what were the three essentials? So, three essentials to any kind of tort is duty of care, because you always have a duty of care towards plaintiff, that you should not harm their body, reputation, property, or whatever. So, these potential harms to plaintiff should not be done. That is your duty. And if you breach that duty, then consequential harm will happen to the plaintiff and a tortious liability will arise. Right? Will arise. So there was one other thing, one legal maxim that is called res ipsa loquitur. So what I told you is usually or in normal circumstances, what happens, the plaintiff, the person who is going to the court, right, he has to prove that a certain type of harm has been done to him and he owes the responsibility of proving it. However, in the cases where this maxim can be applied, res ipsa loquitur, the burden of proof shifts to the defendant, right? The person who has to save himself from the liability is the defendant, right? So, but because things are so clear in nature, because everything, the thing is speaking for itself, that, there is no need to waste the time of the court by proving it that, yes, I was, I was done wrong with, or my rights were harmed, something like that. So to save the time, the liability automatically shifts to the other person, right? So this was res ipsa loquitur, which means the thing speaks for itself. Now there were two types of negligence that I taught with. One was contributory and another was composite. So the only difference is when contributory in both the type of negligences, two parties are involved. However, the only difference is about the third party. So in contributory negligence, both parties are at fault, right? And yeah, and in the composite negligence, in contributory, both parties are involved, and in composite negligence, fault because of two parties, the faulty parties are like the first and the second. Their negligence lead to the harm to a third party who was not at fault. He was completely innocent, right? So in the first case, no third party is getting harmed. However, in the second case, a third party is getting harmed who is not even involved. Now, we had studied about nervous shock. So nervous shock is not a mental shock, because mental shock is subjective in nature. Like, what could be what could be mentally harmful to me? For example, आज पानी नहीं आ रहा है, right? It could be mentally stressful to me. However, to a monk, right, or to any person also, right,
पानी ना आना इज नॉट अ बिग थिंग, या फिर अगर ऐसे राजस्थान के अगर आप उस एरिया में चले जाओ जहाँ पानी की कमी होती है, उन जैसे लोगों के लिए यहाँ पानी है वो काम चला सकते हैं, दे नो हाउ टू सेव, लाइक उनको पता है कि पानी किस तरीके से, क्या बोल सकते हैं, कम पानी में कैसे काम चल सकता है, राइट. So because mental harm is subjective in nature, it can vary from person to person's emotional quotient. So mental harm is not taken into account. What is taken into account is, if the, you can say the mental harm is done so grossly in nature that it actually physically changes the nervous pattern or the brain structure, right? That is the nervous shock. And the essentials are again the same. You owe a duty and you breach that duty, and the plaintiff suffers some kind of harm, and the potential, the plaintiff is in the potential degree or the dangerous or the harmful zone that was created by the defendant, right? So this was what we had studied in the last two classes altogether. So coming to today's class, we'll be studying defamation. Okay, so defamation abhi very fresh topic hai, right? And also guys, please do not read too much into detail, because ये too much into detail आप फर्स्ट सेमेस्टर में आके पढ़ने वाले हो, एंड इतना डिटेल अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप बहुत 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 अंदर घुस के पढ़ोगे नई नई चीजें, इसके प्लीज, मतलब आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड. इसके भी नोट्स, उसके भी नोट्स, उस कोचिंग के भी नोट्स, इसके भी नोट्स, इतना नहीं पैर फैलाओ, बिकॉज एवरी वीक वेयर आपको एक या दो नई नई चीजें मिलेगी तो आप परेशान हो जाओगे, यार यार ये मेरे से यहाँ मिस हो गया तो मैं और कुछ निकालूं, आई कुड बी मिसिंग अदर थिंग ऑल्सो. प्लीज बहुत ही छोटे एक या दो रिसोर्सेस से ज्यादा मत रखो, जस्ट रिवाइज देम, ठीक है. तो क्या होगा कि अगर कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ भी जाता है, आपका रिविजन इतना पक्का होगा कि कुछ नहीं होगा, तो आप तीन ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, तीन नहीं तो आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट अपनी नॉलेज से कर लोगे, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आंसर करेक्ट would be 50%, because there are four options, right? So coming to defamation, defamation क्या होता है? defamation आप कह सकते हो कि जब आप किसी की डिग्निटी को हार्म पहुंचाते हो, एंड उसकी डिग्निटी को, उसकी किसी की एस्टीम को हार्म पहुंचा, किसी की रेप्यूटेशन इज द राइट वर्ड, तो आप किसी की रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाते हो, दैट इज कॉल्ड डेफेमेशन. However, insult और defamation थोड़े वर्ड सिमिलर लग सकते हैं लेमैन टर्म्स में ना. इंसल्ट बहुत तरीके से हो सकती है. इंसल्ट कैसे हो सकती है कि आपने किसी को पब्लिक में तमाचा मार दिया, दैट कैन बी एन इंसल्ट. बट डेफेमेशन का एक क्वालिटी है, सो इंसल्ट मे और मे नॉट बी डेफेमेशन. when we talk about defamation, defamation is only and only related to words. It is only related to words, either spoken or written, right? So it has nothing to do with other physical aspect, थप्पड़ मारना, ये करना, वो करना, nothing. So defamation is only and only related to words, 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 words. बोल के हो रहा है, चाहे लिख के हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, just related to words, right? So insult or defamation, insult is not necessarily defamation every time. Now defamation की हम इतनी important क्यों बात करें, जब हम बहुत सारी प्रोटेक्ट लीगल राइट्स की बात करें. सपोज वी टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर्टी, वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, बट ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल बैठते हैं कि यहाँ पे समाज में इज्जत कई बार अपनी जान से भी ज्यादा और अपनी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा होती है. You would agree with me on this, right? There are people, and बहुत ज्यादा आप अपने ही घर में देख लो कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर, और इतना, there are people who may even die अपने डेफेमेशन, अपने नाक बचाने के चक्कर में. बहुत नाक बचाने के चक्कर में बहुत कुछ होता है. तो समाज में इज्जत बहुत बड़ा खजाना होता है. दिस इज सो प्रीशियस कि आपकी प्रॉपर्टी हार्म कर ले कोई एक बार को, लेकिन आपकी इज्जत हार्म नहीं होनी चाहिए. सो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट आई एम टॉकिंग इन जनरल. Whatever I'm talking in general. If there would be exceptions, I would tell you. Okay. So defamations जो है, defamation, अच्छा, I told you about one thing कि कुछ कुछ ऐसे torts हैं जो कि सिविल रॉन्ग भी है एंड क्रिमिनल भी है.
So because as I told you, defamation इतना इतना ज्यादा वो है, इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि प्रॉपर्टी से भी ऊपर डेफिमेशन आ जाता है, प्रॉपर्टी से भी ऊपर उनकी रेपुटेशन आ जाती है, राइट. सो इट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट. So it's under section 499 and 500 of IPC. But वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, if you want you can note it down. I think I have not put it anywhere in the notes. So it's 499 and 500, right? So it is both. However, अब because criminal में क्या मिलता है, punishment मिलता है. सिविल में क्या मिलता है आपको, कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस मिलता है. नाउ डैमेजेस इज बेटर बिकॉज डैमेजेस इज व्हाट, मनी. सो अगर लोग यूजुअली सिविल में ही कंप्लेंट करते हैं बिकॉज उनको पैसा चाहिए. भी इतने लोगों ने भी जॉनी डेप एंड इनका भी जो केस हुआ था तो ऑफकोर्स वो सिविल मैटर में गया था. और राइट, सो इट बिकॉज पीपल वुड रादर वांट मनी. उनको भी अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है अगर उनकी बहुत अच्छी खासी इज्जत है. सो उनको वही उनके लिए ना एक तरीके से पनिशमेंट भी हो जाती है. वहीं आपको प्रोवाइड दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, तो वो ना कहीं पनिशमेंट भी हो जाती है, सामने वाले को पैसा भी मिल जाता है, राइट. सो हियर एज एनी अदर टॉट, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ का ही होता है, प्लेंटिफ को ही प्रूफ करना है, राइट. नाउ डेफेमेशन जो है ना कहीं आपने अगर आर्टिकल 19 माने पढ़ा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी उसके कुछ कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दे रखे हैं, है ना. सो वैसे ही डेफेमेशन का भी आप कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19 माने, क्योंकि आर्टिकल 19 तो आपको दे रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, यू कैन से एनीथिंग यू वांट, बट that does not mean that you would harm somebody's reputation, right, or just hurt somebody's esteem, right. So ये कहीं ना कहीं एक reasonable restriction भी है. Okay, now इंडिया में ऐसा ना बहुत क्लियर कट, मैंने आपको बोला था कि दो तरीके से डेफिनेशन हो सकता है. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो इधर यू आर टॉकिंग और यू आर राइटिंग, या तो वर्ड्स हैं बस, या तो वो शब्द बोली, दो ही तरीके से वर्ड्स होते हैं, है ना. तो या तो भाषा बोली जाती है या तो लिखी जाती है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था. सिमिलरली डेफिमेशन या तो बोल के हो सकता है या तो लिख के हो सकता है. तो अगर वो बोल के होता है, बोल के या फिर जेस्चर से, तो उसको स्लैंडर बोलते हैं, ठीक है. अगर वो लिख के होता है तो उसको लाइबल बोलते हैं. पर ऐसी स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन इंडिया में नहीं है, ठीक है. इंग्लिश लॉ में है बट इंडिया में नहीं है. सो स्लैंडर मीन्स स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स एटसेट्रा, राइट. एंड लाइबल मीन्स परमानेंट फॉर्म. लाइबल इज, क्योंकि जब आप लिख देते हो ना तो लिखी हुई चीज कई बार हमेशा के लिए रह जाती है, until it is destroyed from everywhere, है ना. जैसे कि न्यूज़पेपर में कुछ छप गया, आप वो न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर कंपनी के पास अपने स्टार्टिंग से जिस स्टार्ट हुई थी तब से एंड तक सब सारे डेट्स के न्यूज़पेपर्स होते हैं, राइट. टीवी पे है, रिकॉर्ड पे, आजकल तो यूट्यूब पे, कुछ यूट्यूब पे डल गया, इट इज देयर फॉरएवर, राइट. सो now since we have understood, and I hope I've been able to make you understand what defamation is, so there are certain essentials. और हो सकता है कि समान आपकी आपकी एस्टीम बहुत चीजों से हर्ट हो जाए, right. So, but it is not internal to you, it is in the opinion of a general public, कि वो लोगों की नजर में, आपकी अपनी नजर में आपको कोई अगर एक कमरे के अंदर कुछ सुना जाए, उससे आपकी नजर में आप गिर गए, वो डेफिनेशन नहीं होता. इट शुड बी विद इन पीपल, की आपकी इज्जत समाज में खराब हुई है, किसी ने कुछ बोला है, 4 आदमियों के 3 आदमी के सामने बोला है, ठीक है. सो वो सारी चीजें हम देखेंगे. सो ऑल्दो डेफिनेशन इज एक्सटर्नल, इट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल, बट वो हर्ट यानी वो अफेक्ट इंटरनल मतलब इंटरनल करता है. डेफिनेशन बाहर से आना चाहिए, इन द सेंस की डेफिनेशन को आपको सिंगल कमरे में कर जाए, अकेले कर जाए, प्राइवेटली कर जाए, दैट इज नॉट डेफिनेशन, right. So that is somewhere it could be an insult, but that is not defamation, right. Defamation is जब कोई तीसरा आदमी वो सुन ले, किसी तीसरे आदमी के सामने आपकी इज्जत खराब हो जाए. So we'll see the 3 essentials now. Number 1, the words must be false and defamatory. सबसे बड़ी चीज है कि झूठी बात होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप झूठ बोलते हो तो ही, अगर आप सच बोल रहे हो तो सच तो कड़वा होता ही है भाई. अगर किसी ने मर्डर किया, किसी ने रेप किया, वो पब्लिक में बताया कि ये तो मर्डरर है या तो ये तो रेपिस्ट है, तो वो डेफेमेशन का केस कर देगा नहीं, बिकॉज इट इज ट्रू. तो डेफेमेशन का केस तब होगा जब वो फॉल्स बात है, ठीक है.
when the thing is false and defamatory यानी कि आपकी सोसाइटी में जो एक स्टीम है, एक वैल्यू है, वो कम हो जाए, वो कम हो जाए लोगों की नजरों में, है ना. नेक्स्ट इज इट मस्ट बी पब्लिश्ड. पब्लिश्ड मतलब इट शुड बी देयर इन. पब्लिश मतलब छपा हुआ नहीं है यहाँ पे. पब्लिश का मतलब है किसी तीसरे आदमी ने सुना हो. ठीक है, विल कम टू द एग्जांपल. नाउ इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ की ही बात होगी. अगर आप किसी से तीसरे आदमी की बात कर रहे हो तो वो डेफिनेशन नहीं होगा, है ना. नाउ नेक्स्ट इज, now we'll see all these three essential ingredients clearly with detail. सो फॉल्स एंड डेफेमेटरी देखो, जैसे कि एक टीसी है. टीसी होते हैं ना ट्रेन में. अगर टीसी ने भाई ए पे शक हुआ कि ये जो है सस्पिशियस हो गया कि ही माइट नॉट बी कैरिंग अ टिकट, उसने एक को जाके पूछा कि अपनी टिकट दिखाइए भाई. ठीक है, तो इन्हें उसको टिकट दिखा दी और वो ना इतना होते ना छोटे ईगो वाले लोग, वो इतना ऑफेंड हो गया, उसने जाके डेफेमेशन का केस, डेफेमेशन का केस ही डाल दिया. दिस इज अ केस लाइक फॉर रियल. सो उसने जाके डेफेमेशन का केस डाल दिया. अगर उसने ए ने उसको सू किया तो वो क्या सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा. वाई? बिकॉज वो डेफेमेटरी नहीं है, वो समाज में वो उससे प्राइवेटली पूछा. अगर किसी तीसरे आदमी ने भी उसको देख लिया, उसने टिकट दिखा दी, तो उसकी कोई पोटेंशियल समाज में इज्जत घट नहीं गई. किसी का काम है वो आपसे पूछा, आप दिखा आपको दिखा दो, आपका काम खत्म हो गया. एंड डीसी अपना काम कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ डेफेमेटरी कि आप या तो उसने कुछ झूठ नहीं बोला है इस तरह से. He just asked you a question. He didn't potentially said something false about you, है ना. So this is false and defamatory. And there is one more thing. It's called innuendo. So innuendo क्या होता है? Normally innuendo is मतलब कि लोग कभी कभी होते हैं ना टेढ़ी बातें करते हैं. Taunt, कसना. So you don't basically take, ये हमारे रिश्तेदार टाइप्स के लोग यूजुअली करते हैं. तो वो ऐसे बहुत डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो इनडायरेक्टली बोलेंगे. ठीक है, राइट. सो इन्वेंटो इज वन सच टाइप ऑफ थिंग कि वो प्राइमा फेसा है. वो ऐसे लगेगा कि सीधी बात है, इट इज इनोसेंट, हाउएवर इट हैज अ हिडन मीनिंग. उसको कुछ कुछ लोग बहुत टेढ़ी बातें कर देते हैं कि उनके छुपे हुए कुछ और मतलब होता है, एक्चुअल कुछ और मतलब होते हैं, और लिटरल कुछ और मतलब होते हैं, राइट. सो उस टाइप को बोलते हैं इन्वेंडो. नाउ इन्वेंडो का एक बहुत ही केस का फेमस एग्जांपल है, आप इसी से समझना, यही एग्जांपल याद रखना. सो एक आदमी था, ठीक है, और उनकी अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन, उनकी एक आई थिंक एक्ट्रेस या मॉडल के साथ फोटो छपी, बड़ी फोटो, न्यूज़पेपर वाले आजकल तो फिर भी काफी बेटर, पहले मसाले ढूंढते थे. सो ए एंड बी उनके साथ में फोटो छपी, इतनी बड़ी फोटो, ठीक है, न्यूज़पेपर में. अब उनकी जो हेडलाइन है, तो हेडलाइन में लिखा हुआ है कि जो मिस बी है सपोज, कि उनकी एंगेजमेंट अनाउंस हो गई है. अच्छा, फोटो एक लड़के के साथ है, क्लोज फोटो है, ऐसे हाथ लगा के खड़े हुए सपोज. ठीक है, और ऊपर बड़ा बड़ा हेडलाइन है कि मिस बी की सगाई हो गई. ठीक है, तो व्हाट वुड यू थिंक कि इसकी सगाई इसके साथ हुई है, राइट. सो ऑल्दो टाइम ऑफ एसआई ऐसे वो इनोसेंट है, वो तो कल का अगर बोल रहे कि मैं हमने ये थोड़ी ना लिखा था कि इसके साथ सगाई हुई है, बट इट इज हिडन मीनिंग उसका ऐसे ही आ रहा है कि इसकी सगाई इस बिजनेसमैन से हुई है. वो मसाला गेन करने के लिए उन्होंने इस तरह से लिखा. तो अगर आप टेढ़ी एक ही बात को टेढ़ा करके बोल दो, बोलते ना आप कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे घुमा के पकड़ लो, एक ही बात है. ठीक है, सो इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस. Now the second essential was, मैम हिंदी के तो शुरू कर सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ सो कर सकते हैं. ठीक है, सो वर्ड्स मस्ट रेफर टू द प्लेंटिव, यानी कि प्लेंटिव को ही रेफर करना चाहिए. बिकॉज जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में राम, श्याम, आदित्य, मनोज और ऋषभ और और कुछ नाम बताओ, नितिन, एंड यू टेक अ फ्यू मोर नेम्स, राइट. तो ये और लड़कियों में आप ले लो निशा, देयर आर सर्टेन नेम, श्वेता, श्रुति, ये बहुत लोगों के नाम होते हैं. ठीक है, दीज आर सर्टेन वेरी वेरी कॉमन नेम्स. ठीक है, सो ऐसे ये जो इतने कॉमन नेम्स है, तो अगर आप किसी का एक बंदे का नाम लेकर बोलोगे, तो हर, अगर मैंने सपोज कुछ श्रुति के नाम से किसी को कुछ बोला, सॉरी देयर इज एनी श्रुति नाउ, बट जस्ट गिविंग मी एन एग्जांपल. सो मैंने श्रुति का नाम लेके किसी को कुछ बोला, तो ये नहीं कि सारी श्रुति आगे खड़ी हो जाएगी, मेरे लिए बोल दिया.
मैं सू करूंगी, मुझे कॉम्पनसेशन, मैं डैमेजेस निकालूंगी इससे, राइट। सो मैं जिस श्रुति के लिए मैंने बोला है वही श्रुति मेरे को आके सू कर सकती है। जस्ट बिकॉज नेम सेम है डज नॉट मीन कि आप आके आ जाओगे ये तो मेरे नाम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड एग्जांपल है। सो एक पर्सन थे जिन्होंने एक अच्छी सी स्टोरी बनाई एक्स नाम के कैरेक्टर को लेके, ठीक है। एक्स को ले लो, सपोज अमन ले लो, ए फॉर अमन। सो कि एक उन्होंने एक स्टोरी लिखी अमन नाम को यूज करके। सो एक एक अमन था जिसकी स्टोरी मतलब उसने आके उनको सू कर दिया, राइट। सो उनकी स्टोरी सो इसलिए भी किया क्योंकि उनकी स्टोरी एक्चुअली कहीं ना कहीं सिमिलर थी, है ना। थोड़ी थोड़ी वो स्टोरी सच में उनसे हूबहू मैच खा रही थी। तो भले ही वो पब्लिशर उनको जानते भी नहीं थे, उन्होंने जाके सू कर दिया, मेरी जैसी स्टोरी है तो लोगों को लग रहा है कि ये शायद मुझसे रिलेटेड है, एंड देन मे बी अमन वाज अ फेमस पर्सन, राइट। तो इन सच केसेस जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मतलब यानी न्यूज़पेपर वाला, पब्लिशर वाला, ठीक है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उन्होंने स्टोरी लिखी क्या था कि वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। बिकॉज पीपल मे थिंक अच्छा कोई शाहरुख खान का ही नाम लेके कोई कहानी बना दे शाहरुख खान, राइट। एंड कुछ कुछ कैरेक्टर्स मैच कर जाए उस स्टोरी से, जनरली कुछ कुछ लाइफ के कुछ कुछ केसेस सबके मैच करते हैं। आप अपने फ्रेंड से बात करो, अपनी स्टोरीज बताओ लाइफ की, बहुत आपकी 20-30% स्टोरी सिमिलर होगी। अरे हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी ऐसे टाइम पे कटा हुआ है। You getting my point? Sorry for the word, but just trying to connect with you all. So, in that situation, तो अगर शाहरुख खान है, शाहरुख खान की कुछ कुछ स्टोरी जैसे सिमिलर हो सकती है, मैच कर सकते हैं, तो पीपल माइट एक्चुअली थिंक यार ये तो ना सच में यही शाहरुख की बात कर रहे हैं, है ना। तो और सच में शाहरुख की रेपुटेशन हार्म हो सकती है ऐसे केसेस में। जो डिफेंडेंट है, पब्लिशर अगर वो बता दे कि भाई ये बिल्कुल इनोसेंट है एंड वो इस शाहरुख को नहीं मीन कर रहे हैं, एंड देन वो अपनी स्टोरी में अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, वो माफी मांग ले नंबर वन, या फिर माफी मांग के कि मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा, पब्लिश कर दे कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन और फिक्शनल कैरेक्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। या फिर अपनी स्टोरी में चेंजेस कर ले जिससे कि लगे कि यस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, और वो चेंजेस ऑफ कोर्स वही बताएगा कि आप ये हटाओ अपनी स्टोरी में से, ये वाला पार्ट हटाओ, ठीक है। सो ऐसे केसेस में ये दोनों काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट को प्रूव करना पड़ जाएगा, right? Agar there is a problem that arises with that is with related to the referment, or or the reference to a person, reference to a person. Now here two exceptions, right? तो एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन ये है कि डेफर्मेशन ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन। डेफर्मेशन ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन मींस व्हाट इज अ क्लास? क्लास मतलब जैसे बोलते हैं सारे लॉयर्स झूठे होते हैं, ऑल लॉयर्स आर लायर्स, राइट। तो किसी ने ये पब्लिक डोमेन में बोल दिया, या तुम आज अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे लिख दो लायर्स आर लायर्स, तो अगर सारे लॉयर्स के आके तुमको सू कर सकते हैं कि वो मैं भी लॉयर हूँ तो मेरे बारे में भी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो when you talk about a class of person, because a class ये एक जनरल नॉलेज से सोचो कि जनरल थॉट से कि क्लास ऑफ पर्सन में हंड्रेड एंड करोड़ एंड लाख मतलब कितने लोग आ सकते हैं, कितने लॉयर्स है दुनिया में, राइट। या अपनी कंट्री की बात करोगे कितने कितने लाखों लाखों लॉयर्स होंगे, सब आपसे आगे के करने अगर एक एक रुपया भी लेगा ना आपसे तो भी आपकी सारी जिंदगी की कमाई चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन में, एंड देन ऑफ कोर्स you can talk about a class of person, so that's your opinion when you talk about, and आप किसी की पर्सनली किसी के किसी की इज्जत मार्केट में डाउन नहीं कर रहे हो एज सिंगल पर्सन की, ठीक है। पीपल टॉक अबाउट डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, है ना। सारे डॉक्टर की हैंड राइटिंग कीड़े मकोड़े बनाते हैं, समझ ही नहीं आता। डॉक्टर की हैंड राइटिंग डॉक्टर पढ़ सकता है, दूसरा कौन पढ़ सकता है? दूसरा कौन पढ़ सकता है डॉक्टर की हैंडराइटिंग डॉक्टर के अलावा? शॉप वाले केमिस्ट। केमिस्ट पढ़ सकता है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट देम डॉक्टर्स लर्न ज्यादा, नहीं 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 मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी है, हमारे को कैसे डिटेन कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, राइट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। नाउ सेकंड एक्सेप्शन इज द डेफर्मेशन ऑफ द डिसीज्ड। सपोज कोई मर गया, उसके घर वाले बेचारे उसकी उसके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो पैसे ले हड़पने के चक्कर में आ जाए तो उसको नहीं कर सकते, बिकॉज डिसीज जो है वो चले गए, ठीक है। कुछ ही केसेस में अगर हो सकता है, कैसे केसेस में हो सकता है, फॉर एग्जांपल
अगर एक बहुत ही लंबी वो चलती आ रही है कि इनके नाम से हमारी दुकान चले, एक तो कुछ दुकानें होती है ना कि तुम्हारे बाप के नाम से तुम्हारा नाम होता है, राइट? अगर तुम्हारे बाप चले गए हैं, ठीक है, तुम्हारे इन द सेंस में किसी भी रैंडम पर्सन की बात करूँ सपोज, राइट, तो उनके फादर गुजर गए हैं और फिर किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी जो उनके सोसाइटी में उनको हार्म कर रही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो उनको हार्म करे, बिकॉज इज नो मोर इन द सोसाइटी। लेकिन अगर वो उस बात से अभी जो पर्सन लिविंग है, उनके बेटे बहू बच्चे, उनको अफेक्ट हो रहा है, उनकी मार्केट डाउन हो रही है, तब वो सू कर सकते हैं, ठीक है, पर इतना डिटेल नहीं जाना है, राइट। एंड राइट, सो फैमिली स्कैन का मैंने एक्सेप्शन आपको बता दिया, 499 में एक्सेप्शन दे रखा है, बट आपको वो याद करने की जरूरत है नहीं। फैमिली किस केस में कर सकते हैं? सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं जब वो डेफेमेशन उनके ऊपर आ रही है, ठीक है, एंड उनकी रेपुटेशन भी हार्म हो रही है, जो लिविंग पर्सन है, बिकॉज दे आर स्टिल लिविंग, दे स्टिल हैव अ रेपुटेशन, दे स्टिल हैव अ लाइफ टू लिव विद डिग्निटी। So अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो डिसीज्ड का भी डेफिनेशन कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। नाउ द थर्ड इज वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड, right? So what is published? Published is not like published in layman terms. So published means it is in knowledge of a third person. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने किसी को चिट्ठी लिख के भेजी, ठीक है, या फिर मैंने किसी को मैसेज करके भेजा, मैंने किसी को फोन पे कुछ पता की तो ये है तो वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लाइक ऑल दो मैंने बोला, सो ये डेफेमेशन होगा, ये डेफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसने ये बिल्कुल क्लोज एंडेड कॉन्वर्सेशन, उसकी सोसाइटी में इज्जत डाउन नहीं हो रही है, ठीक है, मेरे कुछ बोलने से। तो मैंने जो भी बोला उसके मुंह पे बोला, है ना, सो ऐसे मुंह पे ही बोलना चाहिए गाइस, दैट इज अ लेसन टू बी लर्न। सो अगर वही बात किसी तीसरे पर्सन के सामने करी गई है, मैं किसी जेन्युइनली जानबूझ के थर्ड पर्सन के सामने अगर मैं बोल रही हूँ, तो वो जब थर्ड पर्सन की नॉलेज में आ जाता है तो उसको कहते हैं कि पब्लिश, है ना। वो ये है कि एक हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है। सो जो हस्बैंड है वो वाइफ से बोल हस्बैंड ने वाइफ से कुछ बात करी, किसके बारे में? अपने ही फादर के बारे में बात करी, ठीक है, अपने होता है ना कुछ कुछ हस्बैंड जो सारी बातें शेयर करते हैं, अब उन्होंने ना कभी कभी वो अपने अपने फादर से फ्रस्ट्रेट हुआ होगा, तो उसने अपनी वाइफ को कुछ कुछ बोल दिया कि मेरे बाप को ऐसा है वैसा है टाइप करके, वाइफ ने जाके अच्छी बहू बन के फादर इन लॉ को ही सब कुछ बता दिया, राइट। सो या शायद मैं उल्टा बताती हूँ। सो ए रोड समथिंग अबाउट हर फादर इन लॉ, द वाइफ रोड, बात नहीं मैंने सही बताया, ठीक है। सो वाइफ ने जाके फादर इन लॉ को वो वाली बात बता दी, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिमेशन नहीं होगा, बिकॉज वो एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसका एक्सेप्शन रखा जाता है, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन बिल्कुल एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि उन केसेस में कोई डेफिमेशन अराइज नहीं होता, ठीक है। सो लेकिन अगर कोई और पर्सन होता तो डेफिमेशन हो जाता। फॉर एग्जांपल ए ने बी के बारे में कुछ बोला है, ए और बी फ्रेंड्स है, ठीक है, ए ने बी से बात करी किसी अपने और थर्ड पर्सन फ्रेंड के बारे में, जैसे बोलते हैं ना बुराइयां करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो जब आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करते हो तीसरे आदमी के सामने, सो आप उसकी पब्लिक में इज्जत, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है ऑफ कोर्स, सो यू आर टॉकिंग टू अ थर्ड पर्सन अबाउट समबडी एल्स, तो वो थर्ड पर्सन हो गया तो मतलब वो पब्लिक हो गया, ओके। सो व्हेन इट इज पब्लिश्ड और इट इज इन पब्लिक, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है जब थर्ड पर्सन होता है, जब आप भले ही वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन वो डेफिमेशन हो जाता है, बट ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की बातें नहीं होती, दैट इज एन एक्सेप्शन। नाउ कमिंग टू डिफेंसेस, तो डिफेंसेस अगर जस्टिफिकेशन है, आई मीन टॉर्शियस लायबिलिटी है, तो डिफेंसेस भी होंगे, ठीक है। सो डिफेंसेस क्या है? जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, जैसे कि मैंने बोला था कि इट शुड बी फॉल्स टू बी अ डेफेमेशन, टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डेफेमेशन, उसी का जस्ट इसका डिफेंस क्या हो जाएगा कि अगर आपने सच बोला है तो, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में किसी ने एडिटर ने कुछ लिख दिया, ठीक है, कुछ सच्ची बात लिख दी, ठीक है, तो वो तो डेफेमेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ लिख दिया लेकिन उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है लिखने का, तो वो डेफेमेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है, अगर वो प्रूफ हो तो कोर्ट कोर्ट की बात है, लेकिन कुछ लिख भी दिया लेकिन उसके पास क्या बोलता है, बात वो सच थी, ठीक है, जब वो प्रूफ होगा वो बात सच निकल जाती है केस कोर्ट में जाके कि हाँ ये बात तो सच थी, ठीक है, तो डेफेमेशन नहीं माना जाएगा, फिर वो
कुछ भी हो, लेकिन वो बात अगर गलत प्रूव होगी कि ये बात तो सच ही नहीं थी, तो उल्टा वही फंस जाएंगी ना। सेकंड इज फेयर कमेंट। फेयर कमेंट का मतलब होता है, फेयर कमेंट मतलब जब आप जनहित में जारी चीजें बोलते हो, ठीक है, विदाउट मैलिस। विदाउट मैलिस मतलब इल विल नहीं है, आपकी इंटेंशन खराब नहीं है, ठीक है। सो अगर आप किसी को बोलते कि यार ये बंदा तो इफ यू आर वार्निंग योर फ्रेंड अबाउट समबडी कि ये तो प्ले बॉय है, इसका तो पास्ट ऐसा खराब रहा है, तो इससे तुम बात मत करना, है ना। सो एंड genuinely उसका पास खराब रहा है, एंड देयर आर रीजंस एंड पीपल हु ठीक है। तो इस टाइप की चीजों में अगर आपने कुछ बोला है, तो वो आपने फेयर कमेंट दिया है, ठीक है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में, बिकॉज यू डोंट वांट योर फ्रेंड टू एंड अप विद somebody who may harm her in later on, ठीक है। तो ये विदाउट मैलिस था और एक पब्लिक इंटरेस्ट था, आपके फ्रेंड के पब्लिक इंटरेस्ट में था, राइट। सो दैट इज फेयर कमेंट। Okay, now fair comment may, when you said something, so it was not just, just words. आपका जो ओपिनियन था, इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स। आपको उसकी पुरानी कहानियां पता होगी, ठीक है। अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं कि देखो उसने उसके साथ भी किया था, उसने मुझे ये बात बताई थी, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप बच सकते हो, राइट। सो दिस इज, अब जब मूवीज में क्रिटिसिज्म आते हैं ना, मूवीज की, मूवी तो इतनी खराब थी, मूवी की रेटिंग्स आती है, मूवी क्रिटिसाइज होती है, तो दीज आर फेयर कमेंट, क्योंकि वो मूवी इतना बड़ा एविडेंस है इन इटसेल्फ, उसी के ऊपर ओपिनियन बेस्ड होते हैं। तो आप क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म पे रोक नहीं, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो हेल्दी, बट क्रिटिसिज्म should be based on certain facts. So if you have to prove it later on, right, आप प्रूव कर सको ये मैंने जो बोला है ये अल्टीमेटली सच ही है, ठीक है। तो लाइक दैट। एंड थर्ड इज प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है, यू नो आपके पास वो अथॉरिटी है वो काम करने की। कैसी अथॉरिटी होती है? दो टाइप के प्रिविलेज होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। और एक होता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब फेयर कॉमन। तो एब्सोल्यूट लैब प्रिविलेज एक ही जगह है, आपका पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास साथ में चल रही है, पार्लियामेंट अगर पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है, तो यू वुड स्टडी अबाउट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज इन पार्लियामेंट में। वो बात अलग है, डेकोरम मेंटेन करने के लिए लोग गाली गलौज पे नहीं आते हैं खुद ही, बट एवरीथिंग इज अलाउड इन पार्लियामेंट। आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो, ठीक है। क्वालिफाइड क्या होता है? क्वालिफाइड का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जॉब ही है, यू आर क्वालिफाइड टू डू इट। क्वालिफाइड कब होते हो आप? जब आप फर्स्ट बाई डिफेंसेस फेयर कमेंट कर रहे हो, तब आप क्वालिफाइड होते हो, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जॉब रिव्यूअर, जो आप जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो विद योर सर्टेन फैक्ट्स, ओपिनियन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, तब आप क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड मतलब व्हेन यू आर अंडर फॉलोइंग द डिफेंसेस, ठीक है, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो। नेक्स्ट would be your nuisance. So I just have a question. So should we guys stop here because it's 11 and then take up after half an hour, क्योंकि हम थोड़ा सा मिस कर चुके हैं। हम आधे पौने घंटे बाद कर ले या फिर कंटिन्यू करें? Because I'm sure a lot of you may not even haven't even had their breakfast by now, including me. मैसेज पे डाल दो प्लीज, कंटिन्यू और नॉट। Okay, ma'am, it's okay, ma'am. Ma'am, please continue. एज यू विश, कंटिन्यू। चलो, we will just finish it off then. Okay, now coming to nuisance. Okay, so nuisance का जो ओरिजिन है, दैट इज वैसे इजी टॉपिक है, सो हो जाएगा। तो nuisance is originating from a Latin term called nucere. So nucere means to harm, right? And again same चीज, यही जो nucere है वो उससे एक फ्रेंच वर्ड निकला है nuire. तो nuire का अगेन ये ओरिजिन सब लैटिन से, फ्रेंच से, इंग्लिश में, राइट। तो भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था टॉर्ट्स का भी, राइट। सो नुवेर एंड देन नुइसेंस इन इंग्लिश, राइट। सो जब आप किसी को हर्ट करते हो, ठीक है, एंड इट शुड बी एन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब ऑफ कोर्स यू हर्टिंग समबडी एंड इट इज नॉट गुड, ठीक है। हर्टिंग मतलब अच्छा हर्ट भी होता है, जैसे आप किसी को प्यार से किसी के गाल खींचो, दैट इज आल्सो लाइक हार्मिंग, बट इट इज ऑफेंसिव एंड आल्सो दैट annoying, that annoying of the person, जब आप किसी को बार बार तंग कर रहे हो, तंग के it continues for a period of time. It is not nuisance just one time,
बट वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड दैट टाइम इज नॉट फिक्स्ड, वो केस टू केस डिपेंड करता है, कभी कभी एक दिन का न्यूसेंस भी पीरियड ऑफ टाइम में आ सकता है. So there are two types of nuisance. One is your public nuisance, another is your private nuisance. So public nuisance जो है that is one kind of nuisance again, just like defamation we had studied. So this is also a crime under IPC section 268. So this right. So public nuisance is मतलब जब आप nuisance was interfering. nuisance आप किसी के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, तब पोक कर रहे हो जबरदस्ती, ठीक है. सो पब्लिक nuisance इज लाइक अनरीजनेबल, अनवारंटेड, अनलॉफुल इंटरफेरेंस. कोई आपके पास रीजन नहीं है, कोई लॉफुल आपके पास रीजन नहीं है, कभी भी आप जबरदस्ती गलत तरीके से किसी को इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है. नाउ स्टेट ओनली टेक्स एक्शन इस टाइप में, क्योंकि जब आप किसी के घर से आप इंटरफेयर करते हो पब्लिकली, बिकॉज इट इज इन पब्लिक. अगेन व्हेन इट इज इन पब्लिक, सो वो पब्लिक चीज इज जस्ट बिकॉज इट इज अ पब्लिक न्यूसेंस, इट गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ क्राइम. तो यहाँ पे स्टेट एक्शन लेता है, बिकॉज क्राइम्स में स्टेट ही एक्शन लेता है, स्टेट ही, वन पार्टी इज द स्टेट, राइट. सो लेकिन अगर आपका जो पब्लिक न्यूसेंस है, जैसे पब्लिक न्यूसेंस के अंदर अगर एक्सेप्शन डालना हो, कुछ आपके पास अपना डिफेंसेस भी है, एक्सेप्शन भी है, जैसे कि सब्सटेंटिव कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल कि जो डॉक्टर्स का क्लिनिक है, ठीक है, अब एक साइड में डॉक्टर का क्लिनिक है जहाँ पे पेशेंट आते हैं, ठीक है, और उसके साइड में ये कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, ठीक है. सो जब ऑलरेडी वो डॉक्टर के, जब वो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के चक्कर में वो होता है ना, धूल या बूरा या जो भी बोलते हैं, वो सब उड़ रहा है, बहुत ज्यादा उड़ रहा है. तो जब कोई भी डॉक्टर को विजिट करता है, तो उसके चक्कर में ना उन लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, क्योंकि वो सब जो होता है वो पार्टिकल्स जो है वो उनकी नाक में जा रहे हैं, उनको छींक आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लोग वैसे ही बीमार आ रहे हैं, वैसे ही सांस नहीं आ रही है. तो अगर ये ऐसे टाइप का है ना पब्लिक न्यूसेंस, तो इस टाइप को आप सब्सटेंटिव कैरेक्टर के अंदर मान सकते हो कि एक स्पेशल केस है, ठीक है. सो स्पेशल केस होता है तब इसके अगेंस्ट क्या होता है, स्टेट एक्शन, मतलब अब एज अ डॉक्टर भी जाके एक्सेप्शन ले सकता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर नर्सरी ओनर्स लेबर इज एन, अच्छा ये एक और एक एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है. और इसके जनरल में आपको पब्लिक के एग्जांपल बताऊं जहाँ पे स्टेट एक्शन लेगा और डॉक्टर नहीं लेगा, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ये प्रोस्टिट्यूशन हो गया, इलीगल लिकर एस्टेब्लिशमेंट है, इलीगल लिकर शॉप्स है. तो इस टाइप की जो पब्लिक न्यूसेंस है, वो एग्जांपल होता है ना कि जो मंदिर मस्जिद के आसपास तो शराब के ठेके खोल लेता है, तो ये ऐसे पायस चीज है, वहाँ पे लोग अच्छे इंटेंशंस के साथ जा रहे हैं कि वहाँ पे अगर आप इलीगल लिकर की शॉप खोलो, तो वहाँ पे बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो बिल्कुल शराब की दुकान के सामने ही शराब पीते हैं. तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आती है, ठीक है. तो इनके खिलाफ स्टेट ही एक्शन लेता है, ठीक है, बिकॉज अगेन वो पब्लिक राइट की बात है. सो आई टेक दिस अप अगेन दोबारा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू दोबारा से. प्राइवेट डिफेंस इज अगेन तुम्हारा प्राइवेट का, ठीक है. सो प्राइवेट डिफेंस में यूजुअली इट हैज अ राइट, इट इज कंसिडर्ड द राइट टू एंजॉय योर लैंड. लैंड मतलब आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपके कोई घर में नहीं घुस सकता, ठीक है, आपका कोई घर का अनरीजनेबल यूज नहीं कर सकता, आपके घर में कोई और आके पौधा नहीं लगा सकता, आपके घर की पार्किंग में अगर जगह खाली है तो खाली जगह देख के कोई और अपनी पार्किंग नहीं लगा सकता है, आपके में तो जगह खाली पड़ी है, ठीक है. खाली भी हो, अगर गाड़ी भी नहीं है, आपकी पार्किंग है बहुत बड़ी, तो ओके, और किसी के पास जगह भी नहीं है लेकिन वो आपकी परमिशन के बिना आपकी जगह पे वो नहीं लगा सकता, लगाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, राइट. सो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये कि ए और बी, ठीक है. सो ऊपर एक फैक्ट्री है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है ना पेपर का कुछ सामान है, कि पेपर वेपर रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है. सो वो जो फैक्ट्री की कुछ लीकेजेस की वजह से वो पेपर अगर खराब हो जाते हैं, ठीक है, और पेपर मतलब वो जो पेपर रखा हुआ है वो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि वो पेपर ओवर सेंसिटिव है, वो ना पतले कागज, कमजोर क्वालिटी के कागज, या फिर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कागज होगा लेकिन वो होगा इस तरीके ओवर सेंसिटिव है, तो अगर वो पेपर खराब हो रहा है, बट वो जो ऊपर फैक्ट्री है वो लॉफुल फैक्ट्री है, ठीक है. सो लेकिन ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है. तो आप कह सकते हो जो ग्राउंड फ्लोर वाला है बहुत टाइम से कि मेरा तो मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, तो आप उसको
डिसकंटिन्यू कर दो। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, किसी के क्रॉप्स को नहीं खराब कर सकते, भले ही आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन रहे हो, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी जो चीज रखी हुई है आप उसको भी खराब नहीं कर सकते। ठीक है। राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये सारी प्राइवेट मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, जैसे किसी के बगल में कोई फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस जगह गंदा पानी आपकी जमीन पे आता है और आपकी जमीन की क्रॉप्स खराब हो रही है या फिर आपका सॉइल पोल्यूट हो रहा है, तो ये सारी चीजें प्राइवेट के अंदर जाएंगी, बिकॉज यू आर गेटिंग अफेक्टेड, योर प्रॉपर्टी इज गेटिंग अफेक्टेड, योर एंजॉयमेंट ऑफ लैंड इज गेटिंग अफेक्टेड, तो ये सारा प्राइवेट है। और जहाँ पब्लिक से रिलेटेड जाता है, वही चीज अगर सिर्फ आपके खेत के, आपकी प्रॉपर्टी के साथ ना होके या दो चार के साथ ना होके थोड़े और ज्यादा लोगों के साथ हो जाती है, तो वो पब्लिक के अंदर आ जाएगा, फिर स्टेट एक्शन ले लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूइसेंस। एंड डिफेंस क्या है न्यूइसेंस की? डिफेंस ये है, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कभी आप वही काम अगर 20 साल एक पीरियड, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम तक कर रहे हो, तो वो न्यूइसेंस में आता है। हाउएवर प्रिस्क्राइब हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप और आपके बगल में सपोज कोई एक बुढ़ी आंटी रहती है, ठीक है, और आप गाना बजाते हो, रोज सुबह आप गिटार बजाते हो बालकनी में खड़े होके, तो वो जब आंटी और बुढ़ी हो गई 20 साल बाद, तब उनको हुआ कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और मैं जाके आप कंप्लेंट करूंगी, तो वो जाके सूट डाल देते हैं आपके अगेंस्ट कि ये मुझे, मतलब मैं अपने घर में सुकून से नहीं सो पाती हूँ, मतलब आई कैन नॉट एंजॉय माई लैंड प्रॉपरली, तो इसको सू करना है मुझे प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर। सो कोर्ट बोलेगी कि 20 साल से आप कहाँ थे। अगर आपने 20 साल कुछ नहीं बोला तो आप अब भी कुछ मत बोलिए। तो ये होता है कि अगर आप 20 साल का वो जो एक पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम जब आप जंप कर लेते हो ना, क्रॉस कर लेते हो, तब आप एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो जाते हो काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को कंप्लेंट करनी है तो प्लीज गाइस 20 साल के अंदर ही कर लो। 20 साल बाद वो बंदा लीगल, मतलब उसके अगेंस्ट टॉर्शियस लायबिलिटी राइज हो नहीं सकती। एंड सेकंड इज योर स्टैट्यूटरी राइट। एज आई टोल्ड यू, अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलवे कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू नो, कि आप जा नहीं पा रहे हो, सुबह सुबह जाम लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, आप रात को सो नहीं पाते, दोपहर की नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती, जो भी, तो बिकॉज इट इज स्टैट्यूटरी राइट, वो अगेन स्टेट बनवा रहा है, वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ही करता है। स्टेट यूजुअली काम जो करता है, नहीं भी करता है तो आपको जस्टिफिकेशन तो दे ही देगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही है, तो वो भी डिफेंस होता है, तो उसके अंदर अंडर भी आप सू नहीं कर सकते। दिस वाज अबाउट प्रीमिसेस, और let's end the class here for now and we'll meet back। फिर अब तो हम 12 बजे मिलते हैं। डाउट है ना, एक बार प्लीज दोबारा से बता दीजिए। वो डिफेंसेस का आपने बताया ना, जो प्रिस्क्रिप्शन वाला 20 years का, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ एग्जांपल देके। ओके, सो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर आपके साथ जो न्यूइसेंस है वो बहुत टाइम से 20 साल से ऊपर हो जाए होते होते, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अगर 20 साल से ऊपर हो गया तो 20 साल बाद आप केस नहीं लेने जाओगे। ठीक है, तो 20 years इज द टर्म कि अगर 20 साल तक आपने कंप्लेंट नहीं करी है ना किसी न्यूइसेंस की, तो 20 years के बाद आपका वो टाइम पीरियड खत्म, लिमिटेशन लग जाती है, आप ये कह सकते हो। तो लिमिटेशन 20 years की। सो इफ यू वांट टू कंप्लेन और इफ यू वांट टू फाइल अ सूट फॉर न्यूइसेंस, सो इट शुड बी अंडर विद इन 20 years। अगर 20 साल से प्रॉब्लम हो रही है आपको उसी न्यूइसेंस से, और 20 साल आप कुछ नहीं बोले, और 20 साल के बाद बोल रहे हो, 20 साल के बाद आपका केस नहीं सुना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो इसको इधर प्रिस्क्राइब हो गया, प्रिस्क्राइब ही हो गया तो आपको। ठीक है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है कि लिख के ले जाओ, लो तुम्हारा हुआ ये। दिस इज ऑल्सो लाइक आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि अब 20 years तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो अब उनकी गलती है कि वो कहाँ थे 20 साल, 20 साल तक हो सकता है, मतलब 20 years इज जस्ट अ टर्म, लिमिटेशन टर्म। इसमें एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे नेबर्स में जैसे सबकी गाड़ियां जैसे लगी रहती हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब सडनली कोई एक ऑब्जेक्शन अगर क्रिएट करता है कि भाई नहीं मेरी ही स्पेस है, मैं वहीं रखूंगा, तो वो भी इसी में आ जाएगा एग्जाम। हाँ, एनीथिंग एनीथिंग, क्योंकि वो तो बात तो प्राइवेट डिफेंस की कर रहे हैं ना, प्राइवेट न्यूसेंस की, कि मेरा लैंड है, मेरा लैंड ऑफ एंजॉयमेंट मुझे करना है। तो अगर वो 20 years तक अगर आप चुप नहीं रहे, तो 20 years के बाद अगर आप बोलोगे सेम चीज, तो नहीं ओके, सुनेंगे। थैंक यू। ठीक है, I guess we'll be stopping sharing the screen and we'll meet after, I think 12, after 50 minutes, almost 48 minutes। 12 बजे है ना अब तो क्लास, अब हाफ एन आवर नहीं करता, 12 बजे करते हैं। ठीक है।
चलो ठीक है। फिडेशियस रिलेशनशिप क्या होती है, किसी को पता है?